Celsius. A Carnot engine working between 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius takes up 476 joules takes up 476 joules of heat 476 joules of heat per cycle. 47 मैं उल्टा बोल दिया, लिखा सही हूं 746 joules लिखा सही हूं, उसको देख लो 476 नहीं 746 joules. ठीक है, 746 joules of heat from the source per cycle. From the source per cycle. Full stop. Calculate. First है work done by engine per cycle. Work done by engine per cycle. तो क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में W. सेकेंड पार्ट heat rejected to the sink. Heat rejected to the sink. बताओ ये क्या चीज है? Q2. तो सेकेंड पार्ट में निकालना है Q2. थर्ड है efficiency of the engine. Efficiency of the engine. तो थर्ड पार्ट में आपको निकालना है ईटा की वैल्यू. और ईटा का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था अलग अलग तरीके से. एक सबसे पहला क्या था T1 माइनस T2 अपॉन T1, या तो ये लगा सकते हो या 1 माइनस T2 बाई T1 लगा सकते हो या 1 माइनस Q2 बाई Q1 ये लगा सकते हो. समझ गए? जो भी अप्लाई करो ये करना है. यहां तक क्लियर हो गया सबको प्रोसेस? तो सबसे पहले ना मेरे ख्याल से जो चीज आसान है निकालना वो सेकेंड पार्ट है इसका. सेकेंड पार्ट Q2 निकालना, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन किया उसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना. जो भी मैंने बॉक्स में लिखा था उसको याद रखना बोला था ना. तो क्या था जिसमें Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू क्या था T1 अपॉन T2. तो जो हीट का जो एक्सचेंज है या हीट एब्जॉर्ब और हीट सिंक वाला जो रेशियो होगा दोनों के टेम्परेचर के रेशियो के इक्वल होगा. हाँ, दोनों के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करो. प्रियांशी, केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये वाले टेम्परेचर को बताओ. 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन. इसमें प्लस 273 कर दो, इसमें भी प्लस 273 कर दो, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो T1 जो होगा ना उसको हमेशा हायर टेम्परेचर लेंगे. T1 ज्यादा वाला टेम्परेचर लेंगे. क्यों? क्योंकि वो कैरनॉट इंजन का रिकॉल करना. T1 कौन सा टेम्परेचर होता था? हायर टेम्परेचर. जब उसको सोर्स में रखते थे जो टेम्परेचर होता था. तो T1 कितना हो जाएगा 100 प्लस 273, मतलब T1 की वैल्यू हो जाएगी 373 केल्विन. और T2 की वैल्यू तो सीधे सीधे कितनी आ जाएगी 273 केल्विन. डन. ठीक है. और ये जो 746 जो जूल्स है ये क्या बताओ 746 Q1 कितना हीट वो एब्सॉर्ब कर रहा है, कितना हीट सप्लाई हो रहा है. Q1 की वैल्यू भी मैंने 746 जूल्स. तो सबसे पहले Q2 निकालने के लिए आप ये वाला रेशियो यूज करो. ओके. तो Q1 by Q2 is equals to T1 by T2. So Q1 into T2 by T1 is equals to Q2. और फिर Q2 की वैल्यू निकाल लो. Q2 is equals to इधर पे आ जाएगा Q1 की वैल्यू 746 मल्टीप्लाइड बाय T2 by T1 मतलब 273 डिवाइडेड बाय 373. ठीक है. तो कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद? किसी ने किया 546 जूल्स. ऑब्वियसली Q2 जो होगा वो कम आएगा, है ना, ये ध्यान में रखना. ठीक है. अब उसके बाद सेकंड पार्ट हमने पहले सॉल्व किया. फर्स्ट पार्ट अब सॉल्व करना वर्क डन. तो वर्क डन रिकॉल करो. स्टार्टिंग में ही हमने डेरिवेशन के समय डिस्कस किया था. W इज इक्वल टू क्या होगा Q1 माइनस Q2. वो इंजन डायग्राम याद रखना.
ठीक है, हीट सप्लाई हीट सिंक दोनों का डिफरेंस जो होगा वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 जूल्स। क्या ये क्लियर हो गया? 746 माइनस ये वाला टर्म। हाँ, लास्ट यहां पर क्या फाइंड आउट करना है? एफिशिएंसी, ईटा की वैल्यू। ठीक है, तो ईटा इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन T1, ये फॉर्मूला चाहो तो यूज कर लो। तो T1 माइनस T2 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 373। 100 डिवाइडेड बाय 373 करो, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा चेक करो। 0.26%। हाँ, 0.26% में लिखेंगे तो 26% अप्रोक्सीमेटली। क्या ये क्लियर हुआ? एक बार चेक करना। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में भी है, चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। तो ओवरऑल जो फॉर्मूले सामने दिख रहे हैं ना, यही फॉर्मूले पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन है, एक एक करके देखते चलना। अभी पहला मैंने बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन है अ कार्नोट हीट इंजन, a Carnot heat engine working between 300 Kelvin to 600 Kelvin. The Carnot heat engine working between 300 Kelvin to 600 Kelvin has a work output of 800 joules per cycle. Has a work output of 800 joules per cycle. Calculate the heat supplied. Calculate the heat supplied. Calculate the heat supplied. बस अभी इतने निकालो, एफिशिएंसी भी निकाल लेना इसके बाद। हाँ, तो सबसे पहली चीज ये 800 जूल्स क्या है बताओ? W। ओके, और यहां पर T1 क्या है और T2 क्या है? करेक्ट, T1 हम लेंगे 600 और T2 लेंगे हम 300। ठीक है, और यहाँ पर हमें Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है, या इनफैक्ट Q1 निकालना है सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बट Q2 भी निकाल सकते हो, तो Q1 क्वेश्चन मांगे। Q1, अब देखो अगर मान लो Q1 800 आएगा, मतलब पूरा का पूरा सप्लाई हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। सर T1 और उससे ज्यादा देखो लेते हैं ना। हाँ, हिमांशु बन रहा है? क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो याद रखना है वाले डेरिवेशन के बता। सबसे पहले ये याद है कि नहीं, Q1 बाय Q2 का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए? T1 बाय T2 के। दूसरी चीज जो नेट वर्क डन है W, दैट इज इक्वल टू क्या था? Q1 माइनस Q2। क्या ये दो चीजें ध्यान है? हाँ, Q1 1600। हाँ, ये करेक्ट है। हाँ, करेक्ट है। ईटा की वैल्यू निकालने का तरीका T1 माइनस T2 अपॉन T2, ये कर सकते हैं, या फिर और भी तरीके 1 माइनस ये T1 1 माइनस T2 बाय T1, या ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाय Q1। और किसका किसका आया Q1 की वैल्यू? तो मेरे 11 में बताया। ओके, चलो इधर पे देख लो आराम से, एकदम सिंपल है। ये सारे फॉर्मूले सामने ध्यान में रखो। ये वाला रेशियो यूज कर सकते हैं क्या हम? T1 T2 पता है ना हमें,
तो चलो ये वाला रेशियो यूज करते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 मतलब 600, T2 मतलब 300। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/1। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। Q1 और Q2 का रेशियो 2:1। डन। अब एक काम करते हैं, रेशियो गिवन है तो Q1 को ले लेते हैं 2x, Q2 को ले लेते हैं x। ऐसा ले सकते हैं ना। डन। अब दोनों का जो डिफरेंस है ये वाला फॉर्मूला यूज करो। देखो ध्यान देना, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू कितना होगा W। Q1 की जगह पे क्या आ गया 2x, Q2 की जगह पे क्या आ गया x, इक्वल टू W। नेट वर्क डन कितना हो गया 800। समझ में आया? तो 2x माइनस x मतलब कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 800। क्या ये क्लियर हुआ? x की वैल्यू 800 यहां पर डालो तो Q1 कितना आ जाएगा 1600, x की वैल्यू 800 यहां डालो तो Q2 कितना आ जाएगा 800। समझ में आया कि नहीं? तो कितना सप्लाई हुआ हीट 1600, कितना सिंक हुआ, सिंक एब्जॉर्ब हुआ 800। ऑब्वियसली इफिशिएंसी इसकी कितनी आ रही है 50%। समझ में आएगा ये चीज? हटा दो इसको। मैं और कुछ डाउट चाहता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। ये फॉर्मूला इसको मैं यहीं लिख के रखता हूं। ये थोड़ा ज्यादा इजी है, शायद इसको तुरंत बना लो। क्वेश्चन है, a Carnot engine takes 100 calorie of heat. A Carnot engine takes 100 calorie of heat. हाँ, क्या था कन्वर्शन याद है? कैलोरी टू जूल्स 4.18। ठीक है, वो किलो कैलोरी वाला था, लेकिन सिंपल है 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये जो अभी पहली लाइन आपने लिखी 100 कैलोरी, ये क्या है? कार्नोट इंजन टेक्स 100 कैलोरी Q1। तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया 100 कैलोरी, और अगर जूल्स में लिखने जाओगे तो 418 जूल्स। ऐसे ही होगा, 4.18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 418 जूल्स आ जाएगा। आगे लिखा है क्वेश्चन में, द सोर्स एट टेम्परेचर 400 Kelvin, the source at temperature 400 Kelvin। सोर्स टेम्परेचर मतलब T1 जो ग्रेटर होता है सिंक टेम्परेचर T2 से। तो T1 की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी दे दी गई है? ये 400 Kelvin। and gives up 80 calorie to the sink, and gives up 80 calorie to the sink Q2। तो Q2 की वैल्यू है 80 कैलोरी, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो जूल्स में। 80 इंटू 4.18 करते हैं, जो भी आएगा फिर देखेंगे उसके बाद में। आगे क्वेश्चन नोट करो, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक? ये T1 किसका टेम्परेचर होता है? सोर्स का। सिंक के टेम्परेचर को क्या लेते हैं? T2। व्हाट इज द टेम्परेचर एट सिंक मतलब T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे एक और चीज लिखा है, ऑल्सो फाइंड द थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन। ऑल्सो फाइंड द थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन मतलब ईटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और T2 320 केल्विन और एफिशिएंसी 0.2। ओके। अच्छा, वैसे एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया, अगर मान लो हम कैलोरी में ही रहने देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आंसर तब भी आ जाता। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं इसको ऐसे लिख देता 4.18 इंटू 100, है ना, और ये वाले को जैसे मैंने क्या लिखा 4.18 इंटू 80 ये लिखा है। ठीक है, अब अगर हमें T1 तो दिया हुआ है, क्या निकालना है? T2 निकालना है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सबसे फर्स्ट वाला। समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 अपॉन Q2। तो T1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 400 केल्विन अपॉन T2, और Q1 की जगह पे 4.18 इंटू 100 अगर आप
प्रॉपर यूनिट में रख रहे हो तो, और इधर पे कितना आ जाएगा 4.18 इंटू 80। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं पर कैंसिल आउट कर दो, ठीक है? ये जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो टर्म्स को, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हो जाएगा T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आई है? 320। T2 की वैल्यू आ जाएगी 320 केल्विन। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये T2 की वैल्यू मिल गई, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? इफिशियंसी। तो इफिशियंसी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? इफिशियंसी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, T1 माइनस T2 अपॉन T1। Q1 Q2 से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा? 400 माइनस 320 मतलब 80। 80 डिवाइडेड बाय 400, 0 0 कट जाएगा और 8 1 सा या 4 10 सा कर देते और 4 2 सा कर देते, 2/10 0.2 परसेंटेज पे लिखेंगे 20%। डन हो गया? चलो एक लास्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, फिर उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक करने वाले डेरिवेशन। ये है अ रिवर्सिबल इंजन works between two temperatures. A reversible engine works between two temperature. वो जो दो टेम्परेचर होते हैं ना, सोर्स का और सिंक का, मतलब T1 और T2, ये उसके बारे में बात कर रहा है। Between two temperatures whose difference is 110 Kelvin. Whose difference is 110 Kelvin. तो अच्छा, क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा तो ये बताओ 110 केल्विन क्या है? T1 माइनस T2। T1 माइनस T2। हाँ, T1 माइनस T2 ले लेते हैं हम इसको। समझ में आया ना T1 माइनस T2 कैसे? ओके, तो ये T1 माइनस T2 हो गया 110 केल्विन। आगे लिखा है इफ इट एब्जॉर्ब्स 746 joules of heat from source, ये Q1 हो गया, and gives 546 joules of heat to sink, Q2. Calculate the temperature of source and sink. Calculate the temperature of source and sink. तो क्या फाइंड कर रहा है? T1 और T2। चलो कैलकुलेट करो, ये लास्ट क्वेश्चन। T1 और T2 निकाला है ना? चेक कर लेना, ऐसा कुछ कर रहे होगे ना। T1 by T2 is equal to Q1 by Q2. T1 by T2 is equal to
Q1 की जगह 746, Q2 की जगह 546। ठीक है, ये थोड़े रेशियोज ऐसे ही आने वाले हैं, प्रॉब्लम इसी में है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर टर्म्स को, तो कितना हो जाएगा 546 T1 इज इक्वल टू 746 T2। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है, कितना गिवन है 110 केल्विन। तो यहाँ से अगर T1 की वैल्यू निकालोगे तो यह आ जाएगा 110 प्लस T2। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब कुछ नहीं, T1 की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ T2। अब T1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। हाँ, पॉइंट पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? T2 आ रहा है 300.3 केल्विन और T1 आ रहा है 410.3 केल्विन। हाँ ठीक है, T1 की जगह पे आ जाएगा 110 प्लस T2 दैट इज इक्वल्स टू 746 T2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, 11, 6 66 का 6, 44 प्लस 6 50 प्लस 0, ये आ जाएगा 5, 11 5 55 प्लस 5 60 हो जाएगा, 60 यही है ना, प्लस ये कितना आ जाएगा 546 T2 दैट इज इक्वल टू 746 T2। ये वाला टर्म इधर जाएगा, माइनस करो इसको, 546 में से 746 में से 546 माइनस करो, 200 T2 is equal to 60060। 200 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, T2 is equals to कितना आ जाएगा 60060 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 200। ये एक जीरो, ये एक जीरो, क्या रहेगा 300.3 T2 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। एक्चुअली ना उस समय ना रेशियो छोटे आ रहे थे, इसलिए मैंने वैसा ले लिया। देते तो वो करके भी सॉल्व कर सकते थे, हमने वैसे ही किया क्या? सेम आया ना आंसर। हटा दो फिर इसको, मैं इसमें लिया था लेकिन ओके ठीक है, चलो हटा दो फिर उसको मैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, नोट करना, हेडिंग डालना। कैनॉट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। कैनॉट्स आइडियल रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। सर ये वर्क डन को ऐसे रिजल्ट की लगता है, मतलब एक्चुअली ना ये पिस्टन होगा, इस पिस्टन का मूवमेंट करना है, वर्क करना है, इसके बीच में, ये बीच का मेन टारगेट प्रोसेस होगा और इसके बाद ये सिंक पे चला जाएगा, तो इसलिए बीच में वो सेपरेटली बता रहा है, ऐसा कुछ उसका सिंबॉलिक वो नहीं है ना। क्या बोल रहा था मैं, हाँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या था याद करो, दो स्टेटमेंट थे, किनके दो स्टेटमेंट थे, एक तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था, क्या स्टेटमेंट था कि जो भी हीट सप्लाई हो रही है उसको 100% हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हीट वहां पर सिंक होगी, ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा किसका स्टेटमेंट था, क्लासियस का स्टेटमेंट क्या था वो बताओ। It is impossible to transfer heat from a cold body to a heat body without expenditure of work by an external energy source. हाँ, सिंपल लैंग्वेज में कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर करने के लिए वर्क डन करना जरूरी होगा, समझ में आई ये चीज। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, वो एक इस टाइप का इंजन होता है जो कोल्ड बॉडी से हीट को ट्रांसफर करता है किसमें, हॉट बॉडी। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहाँ पर देखो, ये जो कोल्ड बॉडी है इसका टेम्परेचर T2 लिया है, यहाँ पर हीट को किससे रिप्रेजेंट किया, Q2 से। तो Q2 जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें, हॉट बॉडी में।
जिसको यहाँ पर क्या लिया है, Q1 लिया है। क्लियर हुआ ये चीज? और ये करने के लिए इसमें वर्क डन करना पड़ रहा है। क्लियर हो रहा है ये चीज? तो अभी सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ रहा है हमें इस हीट को ट्रांसफर करने के लिए। जैसे हमारे फ्रिज काम करते हैं, फ्रिज क्या करता है, फ्रिज अंदर के टेम्परेचर को मतलब जो कूल बॉडी है वहां से टेम्परेचर को निकालता है और उसको बाहर एक्सटर्नली, इसीलिए फ्रिज के आसपास हमें थोड़ा सा गर्म फील होता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में उसको ट्रांसफर कर देता है। समझ में आई चीज? और उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना पड़ता है, तो वही चीज है। तो लिख लो, एनी डिवाइस removing heat from cold place and adding it to hot place is called refrigerator or heat pump नोट डाउन कर लिया? ओके अब इसमें ना रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से ना, ये रेफ्रिजरेटर कितना बेटर वर्क कर रहा है, इसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, कितना हीट इसने सप्लाई कर दिया मतलब कि Q2 अपॉन उसके लिए कितना वर्क करना पड़ा मतलब कि W। Q2 अपॉन W, इसके रेशियो को हम K से डिनोट करते हैं, जो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। लिख लो, द परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर is calculated by coefficient of performance ब्रैकेट में लिखना K, और ये K का फॉर्मूला है Q2 अपॉन W। यहां Q2 क्या है, हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कूल्ड बॉडी, और W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर डूइंग दैट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब K के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं यहां पर। ठीक है, और K के लिए फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पहले हम इन तीनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, सबसे पहले सिंपली आपको यहां पर दिख रहा है Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 जो हीट सप्लाई हो रहा है हॉट बॉडी को, दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस Q2। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस Q2। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? तो यहां से W की वैल्यू क्या आएगी बताओ, Q1 माइनस Q2। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो, मुझे अगर परफॉर्मेंस ऑफ कोफिशिएंट निकालना है, मतलब K की वैल्यू निकालना है, तो मुझे W अपॉन क्या चाहिए, Q2 वाली टर्म चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को Q2 से डिवाइड कर देता हूं। तो Q2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, W अपॉन Q2। इधर पे क्या आ जाएगा, ये Q1 अपॉन Q2 माइनस Q2 अपॉन Q2, यही हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो ये वाला टर्म तो कैंसल आउट हो गया, क्या बन गया, ये 1 बन गया। और Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू कार्नोट इंजन में हमने डिराइव किया था, Q1 अपॉन Q2 किसके रेशियो के इक्वल होगा, T1 अपॉन T2 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q2। क्या ये समझ में? चेक कर लो एक बार। इसको अगर मैं और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो W अपॉन Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर, T2, इधर पे क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2। क्या यहां तक एक्सप्रेशन समझ में आया? अब इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब K निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर दो सिंपली। अभी W अपॉन Q2 निकला है, Q2 अपॉन W के लिए रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो Q2 अपॉन W, जिसको एक्चुअल में K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो ये K की वैल्यू आ गई T2 अपॉन T1 माइनस T2। ये इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर का परफॉर्मेंस अगर निकालने के लिए बोलता है तो सीधे सीधे आप ये टेम्परेचर के डिफरेंसेस निकाल लो, दैट्स इट, आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा।
हो गया यहां तक? नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है डिराइव करने। क्या हो गया सिद्धि? डिराइव लिखो, एक शॉर्ट डेरिवेशन है। डिराइव अ रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी मतलब ईटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब कि के। डिराइव अ रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के। तो ईटा और के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। ठीक है, तो चेक करो कैसे डिराइव करेंगे। के की वैल्यू हमने निकाली, ईटा इफिशिएंसी की वैल्यू हमने पिछले कार्नोट इंजन में निकाला था। क्या था चेक करो जल्दी से बताओ। ईटा इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये ईटा का फॉर्मूला था, इफिशिएंसी का फॉर्मूला था। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला है। दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा चेक करो। इक्वेट कैसे कर सकते हैं? दोनों क्वांटिटी इक्वल कहाँ है? देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर सेम है ना, तो ये वाले दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहां पर अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ईटा इंटू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ईटा इंटू के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बताओ जल्दी से। T2 बाय T1। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ, ईटा के हमने फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला तो ये वाला बताया था, एक और फॉर्मूला था। क्या था एक और फॉर्मूला? 1 माइनस Q2 बाय Q1 और 1 माइनस T2 बाय T1। ये भी था फॉर्मूला। Q2 बाय Q1 को T2 बाय T1 लिख सकते थे। तो अगर मान के चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करें और यहाँ T2 बाय T1 की जगह पे ये पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? ईटा इंटू के। समझ में आया मैंने क्या किया? अब ये ईटा इंटू के को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ईटा प्लस ईटा के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। यहां से ईटा कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? 1 प्लस के दैट इज इक्वल्स टू 1। सो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस के। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है। इस पे सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे दे, के की वैल्यू दे दे, इफिशिएंसी पूछ दे, या इफिशिएंसी दे दे और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ दे। ठीक है, हो गया? ये हटा दो मैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। एनसीईआरटी में भी गिवन है ये सेम क्वेश्चन, सॉल्व करके देखो। The refrigerator is to maintain eatables kept inside at 9 degrees Celsius. If room temperature is 36 degrees Celsius, calculate the coefficient of performance. Coefficient of performance मतलब के निकालना है। क्या फॉर्मूला वैष्णवी? देखो अभी डिराइव किया है। क्या है फॉर्मूला प्रियांशी? वो तो ईटा के टर्म्स वाला है। वो हमने बहुत सारे डेरिवेशन किए अभी हमने, उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स में के का सबसे पहला रिजल्ट हमने जो डिराइव किया था। हाँ ये देखो, ये अब बीच में क्या कोई भी रिजल्ट कहीं भी यूज होगा, इसलिए ध्यान रखना। के इज इक्वल टू क्या था? T2 अपॉन T1 माइनस T2। याद है? तो बस यही फॉर्मूला यूज करना हो, कुछ नहीं। K इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। पुट कर दो, सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 10.4। अच्छा ये बताओ T2 की वैल्यू क्या ले रहे हो? 9। T1 हमेशा हायर टेम्परेचर लेंगे ना,
और T2 केल्विन में कन्वर्ट कर, हाँ यार करना पड़ेगा इसमें, सही बोल रहे हो, क्योंकि रिजल्ट चेंज हो जाएगा ना। हाँ प्लस हो रहा है ना, मल्टीप्लाई केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ तो ये केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देना, तो कितना आ जाएगा ये 282, ये आ जाएगी T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू, हाँ T1 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 309। सर T1 कन्वर्ट करें तभी चलेगा वो। मैं वही सोच रहा, इसको ना उल्टा T2 को ऊपर कैरेट में लिख दे, बाकी नीचे तो डिफरेंस तो सेम ही है। नहीं, आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ डिफरेंस नहीं होता ना तो फिर सही आ जाता, सिंगल टर्म होती तो सही आ जाता। इसको अगर बिना कन्वर्ट किए करना है ना तेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, पहले रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा T1 माइनस T2 अपॉन T2, फिर उसके बाद अलग अलग करना पड़ेगा T1 बाई T2 माइनस 1, फिर कर सकता है, ऐसा करके कर सकता है। समझ रहे ना? देख मैंने क्या किया, पहले रेसिप्रोकल कर दिया, समझ में आया क्या होगा, फिर उसके बाद क्या सेपरेट कर दूंगा, तो T1 बाई T2 माइनस T2 बाई T2, वो कितना हो जाएगा 1। अब T1 की वैल्यू कितनी है, तो T1 हायर टेम्परेचर मतलब अब सेल्सियस में रखेगा तो 36, T2 लोअर टेम्परेचर मतलब कितना हो गया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन के, इज इक्वल टू 1 अपॉन के। तो 9 1 जा 9 4 जा, ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3, 1/3 कितना है 0.333 अप्रोक्सीमेटली, अगर बिना कन्वर्ट किए बना रहे हो तो। तुम लोगों का कितना आ रहा है सॉल्व कर रहे हो? 10.4। सर पहले सॉल्व किया था तो 0.3 ही था। ओके अच्छा नहीं यार, इसमें भी ना, इसमें रिजल्ट डिफर कर जाएगा, प्लस हो रहा है ना, हाँ ये डिफर कर जाएगा, इसको अभी भी नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, देखिए इसमें प्लस 273 होता है ना केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे अगर मान के चल 100 डिग्री सेल्सियस है और 50 डिग्री सेल्सियस है, रेशियो कितना आ जाएगा इसका 2:1। समझ में आ रहा है? सेल्सियस में अगर कर रहे तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा। इसमें 273 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 373, इसमें भी 273 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 डिग्री। अब क्या इनका रेशियो 2:1 आएगा? नहीं आएगा, तो इसलिए ना इसको सेल्सियस में करके सॉल्व नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई सेम चीज से होता तो सेल्सियस में रहने देते, सॉल्व करते आंसर आ जाता, नहीं तो ये नहीं आएगा, क्योंकि केल्विन में कन्वर्जन के लिए प्लस करना पड़ता है ना, दैट्स व्हाई वो रेशियो सेम नहीं होगा। तो इसलिए दोनों इसको सॉल्व करने के लिए ना तुम लोगों को केल्विन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। T1 T2 की ये वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना। लेकिन T1 माइनस T2 केल्विन में क्या सेल्सियस में दोनों का तो डिफरेंस सेम ही है। डिफरेंस सेम आएगा लेकिन न्यूमरेटर वाली वैल्यू अलग हो जाएगी। न्यूमरेटर को केल्विन में, हाँ ये बोल सकता है तो, न्यूमरेटर को केल्विन में रख, डिनोमिनेटर को भले उसमें छोड़ दे, वो चलेगा, ठीक है। सर आंसर में नहीं तब भी आंसर सेम आएगा। T2 की जगह पे क्या पुट कर रहा है बता, 282, और डिफरेंस कितना ले रहा है सर 25 ले लिया था वो 27 हो 27 प्लस 273 करना पड़ेगा तेरे को, यहाँ पर ये करना पड़ेगा। सर T1 36 T2 9 डिफरेंस तो सेम रहेगा। अच्छा एक मिनट, हाँ डिफरेंस सेम रहेगा, मैं मल्टीप्लाई सोच रहा था। हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 27, अब उसको कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। अभी सेम आ रहा होगा 10.7 आ गया। नेक्स्ट, यूजुअली स्कूल वाले कितना वेटेज देते तो लोगों का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कार्नोट इंजन का ही है। उस पे बेस्ड जो हमने आज न्यूमेरिकल किए और उसका जो एक डेरिवेशन है एफिशिएंसी का, वो 4 मार्क्स तक के लिए आता है स्कूल के एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर चालू करेंगे, कुछ इसमें डाउट है तो पूछ लो।
आज अदरवाइज हम एंड करते हैं क्लास। तो कौन से चैप्टर चालू करेंगे? नेक्स्ट काइनेटिक क्या है टॉपिक? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना शायद, हाँ वही करने वाले हैं। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स है, फिर वेव है, ये 3 टॉपिक्स है। ठीक है, तुम लोगों के बुक में ये चैप्टर 3 यूनिट में गिवन है, थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी जो है ना ये सेकेंड लॉ पूरा 3rd यूनिट था, उसमें देख लेना सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी को रियल बुक के तो हो गए। ठीक है, एक बार देख लेना तुम लोग, और कुछ डाउट होगा। ठीक है, ओके।